Hello student, good morning. Myself Sanil, teacher of Special Education, and going to explain the chapter 8 source of energy and physics. Class. Now, ऊर्जा के स्रोत। मैं आपको आज ऊर्जा के स्रोत पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ऊर्जा क्या होते हैं और उस ऊर्जा चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई ग्राफ मैंने आपको बताया है। अब टॉपिक पे आते हैं। ऊर्जा में बता चुका हूँ किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा जिस स्रोत से प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। भाई ईंधन भी हो सकता है और ऊर्जा ना तो उत्पन्न की सकती है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, जनरेशन ऑफ एनर्जी। बट टॉपिक पे आते हैं कि ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। इन्हें हम परंपरागत या गैर परंपरागत और परंपरागत कहते हैं। जो नवीकरण होता है इसे हम गैर परंपरागत कहते हैं और अनवीकरण को हम परंपरागत कहते हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, यहाँ पे शूट किया हुआ है। और आपको सबसे पहले मैं अनवीकरण स्रोत बताऊंगा। अनवीकरण स्रोत बताने के बाद जस्ट इसमें से एक वर्ड हटाने से डेफिनेशन क्या होगी, पूरी नवीकरण की बन जाएगी। तो टॉपिक पे आते हैं कि पहले हमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा स्रोत के अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा स्रोत के अनवीकरणीय स्रोत जिन्हें क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अगर परंपरागत स्रोत की डेफिनेशन पूछेगा तो भी आपको देनी है। अनवीकरण पूछना है और रिन्यूएबल पूछेगा तो बताना है। कंपनसेशन सोर्स पूछेगा तभी आपको ये बताना है। टॉपिक पे आते हैं। प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हो रहा है। तो प्रकृति में पेड़, फूल, जीव, जो वृक्ष जीव हैं, ये हमारे पहाड़ के नीचे, पत्थरों के नीचे, जमीन के नीचे क्या होता है, ये दब जाता है। जिनके स्टोर होने के बाद हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है ईंधन के रूप में, पेट्रोल, डीजल, कोल। तो इस तरह के ईंधन को हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो टॉपिक में आते हैं कि ऊर्जा के स्रोत की अनवीकरण। तो प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत क्या है, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर बहुत लंबे समय से जो समाप्त हो रहे हैं उनका पुनर्जनन ना किया सके। जो समाप्त हो रहे हैं उनका पुनर्जनन ना किया जा रिन्यूअल ना किया जा सके, उनका रिन्यूअल ना हो। तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत या परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने पर, कब होने पर, समाप्त होने पर, जिनका पुनर्जनन मेन पॉइंट है, नहीं किया जा सकता है। जो समाप्त होने पर है, जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सके, उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। मुख्यतः इन्हें परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर है। प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर, जिनको रिन्यूएबल किया जा सके, पुनर्जनन रिन्यूएबल किया जा सके, उन्हें ऊर्जा के अनवीकरण स्रोत कहते हैं। तो मीन्स जब उन्हें रिन्यूएबल कर सकते हो, जब रिन्यूएबल कर लोगे तो वो क्या होगा हमारे पास, नवीकरण। जब नहीं कर पाओगे, क्या लिखा हुआ है, जिनका रिन्यूएबल नहीं किया जा सके उन्हें हम अनवीकरण कहते हैं। जब क्या होगा, जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सके वो हमारा क्या होगा, अनवीकरण होगा। जिनका पुनर्जनन किया जा सके उससे क्या बोलोगे, नवीकरण कहेंगे। तो वैसे ही हम बताते हैं टॉपिक पे आपको। तो आपको अब क्या पढ़ना है, अब आपको बताते हैं कि अनवीकरण स्रोत क्या होता है। प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हो रहे ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने पर, जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सके, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्या हो, जो सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल होगी उसे हम अनवीकरण स्रोत या परंपरागत स्रोत कहते हैं। मतलब जिस जो स्रोत हमारे हैं
वो समाप्त होने पर है, मतलब समाप्त होना है, उनका रिन्यूअल ना किया जा सके, मतलब उनको रिन्यूअल नहीं कर सके, उन्हें हम अनवीकरण स्रोत या परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो टॉपिक पे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नवीकरण। अनवीकरण हो गए, इसके बाद नवीकरण। और नवीकरण कैसे जानते हो? बस आपको चेंज क्या करना है, पुनर्जनन किया जा सके, बस नहीं हटाना है। क्या करना है? नहीं डेफिनेशन, टोटल डेफिनेशन वही होगी, और बस लास्ट में क्या कहना है, उसे नवीकरण और गैर परंपरागत कहते हैं। तो जैसे आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आपने पूरा नोट कर लिया है और माइंड में सेटअप हो गया है। प्रकृति में बहुत लंबे समय से प्राप्त या एकत्रित हो रहे ऊर्जा स्रोत जब समाप्त होने पर हो, जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सके, उन्हें उन ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरण स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। क्लियर? अब टॉपिक में आते हैं नवीकरण। चलिए नोट कर लीजिए। जैसे कि अब नेक्स्ट है बी पॉइंट, आपने अनवीकरण पढ़ लिया, नवीकरण कौन सा? ऊर्जा स्रोत के नवीकरण या गैर परंपरागत स्रोत। सिंपल सा वही डेफिनेशन टोटल है, वहां पर रिन्यूएबल नहीं किया जा रहा था, यहाँ रिन्यूएबल हो सकता है, पुनर्जनन रीजनरेशन किया जा सकता है। तो बस सिंपल सा, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत, सेम डेफिनेशन है, समाप्त होने पर जिनका पुनर्जनन नहीं किया जाता था, यहाँ पर क्या है, किया जा सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरण स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। अनवीकरण को हम परंपरागत कहते हैं और नवीकरण स्रोत को हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अब टॉपिक पे फिर से आ रहा हूं, बस ध्यान यहाँ पे देना है, वहां पर पुनर्जनन नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा सकता है, बट नवीकरण में पुनर्जनन किया सकता है। जो हमारा आधुनिक युग है, वहां पर हम सोर्स का, जिन सोर्सों को पुनर्जनन कर सकते हैं, मतलब उन्हें रिपीट करके, रिन्यूअल करके यूज करते हैं, रिन्यूअल किया जा सकता है। जिस एनर्जी को लॉस होने के बाद उसे किसी ने एनर्जी में रिन्यूअल कर ले, तो वो एनर्जी हमारी क्या होती है, नवीकरण, मतलब गैर परंपरागत, जो परंपरा के विरुद्ध है, गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। टॉपिक पे आते हैं कि ऊर्जा स्रोत के नवीकरण और गैर परंपरागत। सिंपल सा, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर जिनका पुनर्जनन किया जा सकता है, रीजनरेशन, मतलब पुनर्जनन किया जा सकता है, और अनवीकरण में पुनर्जनन नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर क्या है, पुनर्जनन किया जा सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कहते हैं। इन्हीं मुख्यतः गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। टॉपिक में आते हैं, फिर से आपको मैंने पहले बताया अनवीकरण, फिर क्या बताया, नवीकरण। तो अनवीकरण स्रोत क्या होते हैं? प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हो रहे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त होने पर है, जो ऊर्जा के स्रोत जो एकत्रित हो रहे थे, वो अब जो समाप्त होने पर है, उनका पुनर्जनन नहीं किया जा सके। तो आप क्या बोलेंगे, नवीकरण या नवीकरण? जो नहीं किया जा सके वो हमारा अनवीकरण होता है, और अनवीकरण को हम परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया नवीकरण। प्रकृति में बहुत, वही डेफिनेशन, प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित हो रहे ऊर्जा स्रोत जो समाप्त होने पर हैं, जिनका पुनर्जनन बस एक बार नहीं किया जा सकता है। क्या करना है? पुनर्जनन किया जा सकता है। ऐसे ऊर्जा को हम नवीकरण स्रोत कहते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, नवीकरण को गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अनवीकरण को परंपरागत स्रोत नाम से भी जानते हैं, और नवीकरण को हम गैर परंपरागत स्रोत से जानते हैं। डेफिनेशन में सिर्फ नहीं हटना था, पुनर्जनन के बाद नहीं किया जाता है, बस पुनर्जनन किया जा सकता है, पुनर्जनन नहीं किया जाता है। सिंपल सा, रीजनरेशन। ठीक है, तो मींस जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सकता है वो
आणविकरण परंपरागत स्रोत, जिनका पुनर्जनन किया जा सकता है उन्हें नवीकरण। क्लियर, नोट कर लीजिए। ऊर्जा के स्रोत, जैसा कि मैंने ऊर्जा के स्रोत के नवीकरण और आणविकरण, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पढ़ लिए। तो ऊर्जा के स्रोत, अब परंपरागत स्रोत में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं और गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन सी ऊर्जाएं मीन्स परंपरागत स्रोत मतलब आणविकरण, जिनका नवीकरण ना किया जा सके, जो समाप्त होने पर है उन्हें पुनर्जनन ना किया सके, उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, कन्वर्सेशन, नॉन कन्वर्सेशन एनर्जी। गैर परंपरागत स्रोत को हम नवीकरण स्रोत भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। परंपरागत स्रोत को अनवीकरण कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरण स्रोत कहते हैं। मतलब जीव समाप्त होने पर है उनका पुनर्जनन किया जा सके, जो ऊर्जा पृथ्वी में बहुत लंबे लॉन्ग टाइम से हमारे एकत्र हो रही है और वो समाप्त होने पर है, जिनका पुनर्जनन किया जा सके, उसे गैर परंपरागत मतलब नवीकरण कह सकते हैं। जिनका पुनर्जनन ना किया सके उन्हें परंपरागत स्रोत, अनवीकरण स्रोत कहते हैं। तो टॉपिक पे ये आना है हमारे कि जीवाश्मी ईंधन जो हमारे पास परंपरागत स्रोत है उस पे कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं। पहला ए पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल, तापीय विद्युत संयंत्र मींस थर्मल पावर प्लांट, इसे थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट भी बोलते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र, एंड जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट, इससे भी हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोलते हैं, इससे थर्मल पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। इन दोनों संयंत्र से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। कौन सी मिलती है? इलेक्ट्रिक। जीवाश्मी ईंधन से क्या मिलता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा। जो जीवाश्मी ईंधन है बहुत लंबे समय से जो पत्थर, जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, पेड़ पौधों या वनस्पतियों के दबने से जो ईंधन प्राप्त हो रहा है उच्च ऊर्जा और उच्च ऊष्मा के कारण कन्वर्ट होकर के कोयला, पेट्रोल, डीजल, जैसा कि मैं अभी आपको जीवाश्मी ईंधन में बताऊंगा, तापीय विद्युत संयंत्र में बताऊंगा। अब इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला जीवाश्मी ईंधन, फिर तापीय विद्युत संयंत्र। तो मींस मैं आपको बता दूं जो परंपरागत स्रोत मतलब अनवीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाश्मी ईंधन है, तापीय विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, जैव मात्रा है, बायोगैस या बायोमास, इसे बायोगैस बोलते हैं, वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी। मींस आपसे कोई पूछेगा परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, फिर से बता रहा हूं परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, वायु ऊर्जा। अब आते हैं गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत में क्या होता है बताइए? नवीकरण स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरण स्रोत, इसमें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम द सी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा आपका गैर परंपरागत में जो हमारा गैर परंपरागत स्रोत है वो नवीकरण स्रोत भी कहलाता है। इसमें कौन कौन सी ऊर्जा स्रोत आते हैं? और सौर ऊर्जा स्रोत, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर? अब टॉपिक पे ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। आणविकरण स्रोत, नवीकरण स्रोत। परंपरागत स्रोत को ही आणविकरण स्रोत कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरण स्रोत कहते हैं। ये आप और नवीकरण से आणविकरण और नवीकरण से कंफ्यूज मत होना, ये क्लियर है कि परंपरागत स्रोत को ही हम आणविकरण स्रोत कहते हैं और गैर परंपरागत को हम नवीकरण स्रोत कहते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा। अब मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि आणविक स्रोत में कौन आता है, जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, तापीय विद्युत संयंत्र, इसे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोलते हैं या थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। इस प्लांट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जल विद्युत संयंत्र में हम टरबाइन का यूज करते हैं। टरबाइन का यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोले या हाइड्रो पावर प्लांट बोल सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की और भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कि जैव मात्रा। जैव मात्रा में क्या होता है, इसे बायोगैस इंग्लिश में बोलते हैं। जैव मात्रा में हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। जैव मात्रा में बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। वायु ऊर्जा क्या होती है, वेट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, वेट एनर्जी। ये हमारी प्रकृति में बहुत लंबे समय से ये ऊर्जाएं चल रही हैं, इनका पुनर्जनन नहीं किया सकता है, इसीलिए परंपरागत स्रोत है और आणविकरण स्रोत है। अब आते हैं टॉपिक में, गैर परंपरागत स्रोत, आणविकरण। ये ऊर्जाएं बहुत लंबे समय से हमारी पृथ्वी में हैं और इन ऊर्जाओं का पुनर्जनन किया जा सकता है, इसीलिए ये किसमें, गैर परंपरागत स्रोत के टैग में। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब आगे के टॉपिक में मैं आपको जीवाश्मी ईंधन पढ़ाऊंगा, तापीय विद्युत पढ़ाऊंगा, फिर जैव विद्युत पढ़ाऊंगा, जैव पढ़ाऊंगा और बायोजैव पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर गैर परंपरागत स्रोत की ऊर्जाएं पढ़ाऊंगा, फिर सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इसके साथ चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन जैसा कि जीवों मतलब पौधों और जंतुओं का, जीवों का चट्टान व जमीन अथवा समुद्र तल में दबकर अत्यधिक, समुद्र तल में दबकर अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण, अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण, अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि जीवों का, मैंने बताया जीवों में कौन आ जाएगा, पौधों और जंतुओं का। पौधों और जंतुओं का चट्टानों व जमीन व समुद्र तल के नीचे दबकर अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण, अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण बने ईंधन को, अत्यधिक ऊष्मा वो ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईंधन को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। वो जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस मींस प्राकृतिक गैस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीव हैं, जीवों का चट्टानों व जमीन अथवा समुद्र तल में दबकर अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण, अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण वो काफी समय तक दबे रहते हैं, तो वो ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी लाइन को, जीवों का चट्टानों व जमीन अथवा समुद्र तल के नीचे दबकर अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण, अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण ईंधन में बदल जाता है। उस ईंधन को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्लियर? फिर से जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, जीव मतलब पेड़ पौधे जंतुओं का, जीव जंतु जो भी होते हैं उनका चट्टान व जमीन व समुद्र तल के नीचे दबकर अत्यधिक समय या अत्यधिक दाब व ऊष्मा के कारण बने ईंधन को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। जीवाश्मी ईंधन में बता दिए हैं। इसके बाद आपको थर्मल पावर प्लांट का होगा, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो होगा, ये पहला पॉइंट हो गया ए। इसके बाद परंपरागत स्रोत में क्या था, जीवाश्मी ईंधन हो गया। अब थर्मल पावर प्लांट बनना है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको
ऑब्टेन एनर्जी बढ़ी है। क्लियर? अब टॉपिक में आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, ये फॉसिल फ्यूल प्लस जीवाश्मी ईंधन मींस जीवों का चट्टानों, जमीन अथवा समतलों के नीचे दबकर अधिक ताप और उष्मा के कारण ईंधन जो बने होते हैं, उन ईंधन को या जो ईंधन प्राप्त होते हैं, ईंधन बने होते हैं, उन्हें हम जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल कहते हैं और इन्हें कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस आता है। चलिए Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों जैसा चैप्टर आपका चल रहा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं लास्ट क्लासेस में। जैसे कि आपने डिस्कस किया हुआ है न्यूटन का अष्टक नियम, दोबेरानिया का ट्रायड्स लॉ, मेंडलीव की मूलावर्त सारणी। आज हमें बात करनी है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करनी है। क्योंकि आपने जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ ऐसे दोष थे जिनके बिहाफ पर उन्हें फॉलो करना थोड़ा सा टिपिकल रहा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वो नहीं दे पाए उनसे। हालांकि वो सहायक थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए वहाँ से सिंप्लीफाई हुई, केमिस्ट्री का तत्वों का अध्ययन जो है वो ईजी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते चले जा रहे थे, उसके बिहाफ पर उस आवर्त सारणी में और जो नए तत्व मिल रहे हैं उनको रखने का स्थान नहीं था। दैट्स वाई जरूरत पड़ी हमें एक नई आवर्त सारणी की, और इस आवर्त सारणी की जरूरत जो थी, जिसे नाम दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी सन 1913 में साइंटिस्ट हैं मोज़ले, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि किसने इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया, तो साइंटिस्ट नेम इज मोज़ले एंड द ईयर इज 1913। सन 1913 में मोज़ले ने इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। क्यों प्रस्तुत किया, कैसे, क्या चीजें थी वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि जब इस आवर्त सारणी को 1913 में प्रस्तुत किया गया तो इसके लिए आधार माना गया तत्वों के परमाणु क्रमांक, क्योंकि तब तक रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी के अलावा समस्थानिकों की, समभारिकों की खोज हो चुकी थी। तत्वों का आधार माना गया परमाणु क्रमांक को, तो परमाणु क्रमांक की भी खोज हो चुकी थी, उसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी थी। दैट टाइम पर ये कहा गया कि किसी भी तत्व की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं, उनको अगर हमें उत्तरदायी मानना है तो परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक को उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए इस आवर्त सारणी के लिए आधार माना गया किसे, तत्वों के परमाणु क्रमांक को। बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो आधार क्या होगा बच्चों, आधार होगा तत्वों का परमाणु क्रमांक। जी हाँ, तत्वों का परमाणु क्रमांक कब प्रस्तुत की गई, 1913 में किसने दिया है, मोज़ले ने इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। अब स्टेटमेंट क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहले वाला मूल आवर्त नियम की बात करते हैं, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी उसमें जो आधार था वो परमाणु भार था, और वहाँ पर आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मूल आवर्त में परमाणु भार, लेकिन आधुनिक आवर्त में परमाणु क्रमांक। तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट है, बस चेंज कहाँ पर हो रहा है, परमाणु भार की जगह पर क्या करना है, हमें परमाणु क्रमांक करना है। ओके, तो अभी आवर्त नियम क्या आएगा आपका कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक बात है। आधुनिक आवर्त नियम क्या आएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि आवर्त सारणी में क्या कुछ प्रमुख लक्षण है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण को डिस्क्लोज करिए, उनके बारे में लिखिए, कुछ बताइए। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लोग सिलेक्टेड पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हैं। जैसे 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लुक एट हियर, पॉइंट्स वाइज बात करते हैं। प्रमुख लक्षण में आपको लिखने को आता है, क्वेश्चन आपसे आएगा, आप कॉपी में लिखिए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बुक्स में बहुत कुछ दिया गया है आपको, अलग अलग वैसे बुक्स आप ले सकते हैं, थ्योरीज में बहुत कुछ आपको मिलता है, लेकिन लिखने के लिए तो हम लोगों को सिलेक्टेड पॉइंट्स लिखने होते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ओके, तो पॉइंट की बात करते हैं, प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। पहला प्रमुख लक्षण आप क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो प्रमुख लक्षण, जैसे प्रमुख लक्षण की बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रमुख लक्षण क्या है, तो बेटा सबसे पहला लक्षण जो आप लिखते हो, जैसे कि आधार माना गया परमाणु क्रमांक, को आप यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि इस आवर्त सारणी का आधार तत्वों के परमाणु क्रमांक को माना।
यहाँ पर जो तत्व रखे गए हैं वो किसके आधार पर रखे गए हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। जैसे जैसे आवर्त सारणी में आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएगा, उनके परमाणु क्रमांकों में भी चेंजेस आएगा। ओके, देन इसके बाद में आप पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, तब हम पहुंचते हैं आवर्त सारणी। अब यहाँ पर ये बताया गया कि इस आवर्त सारणी में जो कुल आवर्त हैं, कुल आवर्तों की संख्या है वो कही गई 7। कितनी बताई गई है, आवर्त हैं 7। आवर्त क्या होते हैं, 36 पंक्ति, कुछ 36 कॉलम बनाएगा, कुछ ऊर्ध्वाधर बनाएगा, ठीक है ना। तो कुछ 36 लाइनें हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं और आवर्त कितने हैं, 7 हैं। अच्छा, एक साथ में यहाँ पर एक बात बताई गई कि इसमें जो 36 पंक्तियां थी वो पंक्तियां टोटल रखी गई 10 36 पंक्तियां थी जिन्हें 7 आवर्तों में विभक्त किया गया बांटा। फिर से सुनिएगा, 36 पंक्तियां हैं जिन्हें 7 आवर्तों में बांटा गया है, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहीं पर एक बात और बताइए। अच्छा, पिछली वाली आवर्त सारणी से आप कंपेयर करोगे तो वहां पर आवर्त ना बोल करके पंक्तियां यूज कर रहे थे और वहां पर पंक्तियों की संख्या थी 12। प्यारे, पंक्तियों को श्रेणी भी कई जगह पर बताया जाता है, श्रेणी भी बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं ऑल्सो। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट है आपका, यहाँ पर आवर्त है 7 और पंक्तियां हैं या श्रेणियां हैं 10, लेकिन पिछली वाली आवर्त सारणी में श्रेणियां थी कितनी, 12, ठीक बात है। नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आवर्त जब आपको पता चल जाता है तो आवर्त के बाद आपसे बताया जाता है वर्ग के बारे में। यहाँ पर जो कुल वर्ग हैं उन वर्गों की संख्या है 9। कुल वर्ग है कितने, 9, ठीक बात है। पिछले वाले में 8 थे, यहाँ पर वर्ग है कितने, 9। कैसे हैं, कुछ और चीजें उनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बात कही जाती है कि अगर आप आवर्त के हिसाब से तत्वों को देखते हैं तो आवर्त के हिसाब से तत्वों को जब रखा गया, अब जैसे 7 आवर्त बताए गए ना बेटा, तो वो ऐसे हैं, प्रथम आवर्त, फिर इसके बाद में द्वितीय आवर्त, फिर तृतीय आवर्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम आवर्त। ऐसे अलग अलग आवर्त हैं और आवर्त में जिन तत्व रखे गए इस ऑर्डर में रखे गए हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 7वां वाला जो है आवर्त वो है आपका अपूर्ण, ठीक है। तो जो टोटल आवर्त की बात कर रहे हैं आवर्त वाइज, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए, उसके बाद के 2 आवर्त में 8 तत्व रखे गए, फर्दर उसके बाद में 18 एट लास्ट आपको जो लास्ट वाले 2 हैं, एक में 32 और लास्ट वाला एग्जैक्टली लास्ट वाला जो आवर्त है वो है अपूर्ण। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में तत्वों को रखा गया है, सप्तम आवर्त अपूर्ण है। इसी के बिहाफ पर एक बात और कही जाती है कि ये जो आवर्त है ना, इन आवर्त में जो तत्व रखे गए हैं ना, ऐसे ही लोग बोलते हैं प्रथम आवर्त जो है उसको हम बोलेंगे अति लघु आवर्त। प्रथम आवर्त को कहते हैं अति लघु आवर्त, क्यों, क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व रखे गए हैं। द्वितीय और तृतीय आवर्त को कहा जाता है लघु आवर्त, फिर उसके बाद में दीर्घ आवर्त, एट लास्ट आप बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। वो अपूर्ण वाला है उसको भी आप अति दीर्घ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। जब 5वें पॉइंट की तरफ आप बढ़ोगे तो 5वें पॉइंट में आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुल वर्गों की संख्या वो कितनी है, 9 है। तो ध्यान से सुनिएगा, टोटल वर्ग कितने हैं, 9। वर्ग को हम लोग बोलते हैं क्या, समूह। वर्ग को कहा जाएगा समूह। कितने हैं, 9 है। अब पॉइंट स्टार्ट होता है आपके लिए, खास बात सुनिएगा, जो टोटल आपको 9 वर्ग दिए गए हैं, जो 9 समूह दिए गए हैं, उनमें रोमन में उनको डिवाइड किया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 0। इस तरीके से उन्होंने लास्ट वाला 9वां वाला है ना बेटा, उसको उन्होंने 0 कॉलम बोला। अब खास बात समझिएगा, खास बात आवर्त सारणी में ये है कि फर्स्ट से लेकर के 7 तक, फर्स्ट से लेकर के 7 तक के जितने भी ग्रुप हैं ना, उन ग्रुपों को ए और बी 2 पार्ट में अलग अलग और डिवाइड कर दिया गया। टोटल वर्ग कितने हैं, 9 हैं। फर्स्ट से लेकर के 7 तक जितने हैं उनको ए बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जबकि जो 8वां वाला वर्ग है इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 कॉलम बना दिए वहां पर। और जो लास्ट वाला आपको 0 ग्रुप मिल रहा है, शून्य समूह है, वो एज इट इज वैसा ही है, वो एक सिंगल कॉलम नहीं है। तो ये तो लक्षण की बात हम लोगों ने की। टोटल आपको लक्षण मैंने बताया 5, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा, देन उसके बाद में आवर्त और समूह की संख्या बताई, प्रथम आवर्त क्या कहते हैं, द्वितीय आवर्त क्या कहते हैं, उसमें कितने तत्व रखे गए, ये सारी चीजें बताई। फिर आपको वर्ग में बता दिया गया कि ये इतने वर्ग हैं, इस तरीके से डिवाइड किया। ये तो लक्षण की बात आपने। अब आप बढ़ेंगे आगे के लिए, जो आपका पॉइंट है
उपयोगिता क्या था इस आवर्त सारणी में, खास क्या जरूरत थी इस आवर्त सारणी से हमें, और क्या क्या चीजें अच्छी सी मिली, उनके बारे में जानते हैं। उपयोगिता क्या होगी इस आवर्त सारणी की? तो बेटा जब उपयोगिता की बात आती है ना, तो उपयोगिता में सबसे पहला पॉइंट तो भाई सही बात है, तत्वों का अध्ययन हो गया सरल, पिछले वाले से भी था, इस वाले से भी है। करेक्शन के हिसाब से जब आप देखते हैं तो कंपैरेटिवली यहाँ पर तत्वों का अध्ययन ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक को आधार मान लिया गया। अब हमें प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो पाती थी और सटीक जानकारी हो पाती थी। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स रखे गए थे लगभग नियर अबाउट उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान निकलते थे। ठीक है, तो तत्वों के गुणों के अध्ययन में आसानी हुई। फिर इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक खास बात और सामने निकल करके आई कि तत्वों के अध्ययन तो आपको इजी हो ही गया, लेकिन इसके साथ जो हमें जरूरत हो रही थी वो एक चीज़ ये भी समझ में आ गई कि जो एलिमेंट्स थे, इससे पहले की आवर्त सारणी की अगर हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर परमाणु क्रमांकों को आधार मान ही लिया गया था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इस आवर्त सारणी में देख रहे थे तो यहाँ पर तत्वों के गुणों के अध्ययन के साथ साथ जो नए तत्वों की खोज और होती चली जा रही थी। भाई लास्ट टाइम तक जब तक वो आवर्त सारणी आई उस समय तक 63 एलिमेंट थे, केवल 63 तत्व थे, लेकिन अभी आपको पता है 118 तत्व हैं, और जब तक ये आवर्त सारणी आई तब तक 100 हो चुके थे नियर अबाउट। तो वो एलिमेंट्स कहाँ रखे जाते हैं? उनको रखने के लिए इस आवर्त सारणी में अब आप ये कह सकते हैं कि इस आवर्त सारणी के आधार पर और नए तत्वों को उचित स्थान मिल गया, नए तत्वों की खोज में सहायक से, ये बात आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे उपयोगिता पढ़ रहे हैं। तो उपयोगिता में एक और बात सामने आती है कि इस आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के परमाणु भार में भी परिवर्तन हुआ, उनमें संशोधन किया गया। तत्वों के परमाणु भार में संशोधन हुआ, पहले एज्यूम किया गया कुछ, लेकिन बाद में इस आवर्त सारणी के ब्याह पर जब परमाणु क्रमांक को आधार मान लिया गया, ये माना गया कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वही मेन है उनकी प्रॉपर्टीज के लिए, उसके ब्याह पर जब चेक किया गया है तो तत्वों का परमाणु भार में डिफरेंसेस आए, संशोधन होकर के नए परमाणु भार पता चले। कुछ एलिमेंट्स जैसे प्लैटिनम और यूरेनियम, उनके परमाणु भार में संशोधन हुआ। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ उपयोगिता में, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर पता चलता है कि इस आवर्त सारणी के बिहाफ पर जो संयोजकता होती है तत्वों की, उस संयोजकता में भी संशोधन किया गया। बेरिलियम है, इसकी संयोजकता पहले 3 मानी जाती है, लेकिन इस आवर्त सारणी के बाद में उसे माना गया द्विसंयोजक। पहले परमाणु भार 1305 था, बाद में 9.4 समथिंग आया। तो ये कुछ एक करेक्शन हुई है जो उपयोगिता में आया, इस आवर्त सारणी के बिहाफ पर ये चीजें क्लेरिफाई हो पाई। तो ये उपयोग है आवर्त सारणी के, लेकिन दोष भी कुछ कम है। बात करते हैं, डिस्कस करेंगे दोष के बारे में। इस आवर्त सारणी के दोष क्या रहे उनकी बात करनी है। सबसे बड़े दोष की अगर बात की जाए, सबसे पहला दोष जो इस आवर्त सारणी का माना गया तो ये माना गया कि हाइड्रोजन को कोई भी स्थान नहीं मिला इस आवर्त सारणी में, एक स्पेसिफिक स्थान नहीं मिला, 2 जगह रख दिया, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं के साथ में भी अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, और हैलोजन तत्वों के जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको एक स्पेसिफिक स्थान नहीं मिल पाया। नेक्स्ट इसी तरीके से इस आवर्त सारणी में और दोषों की बात करनी है तो और दोषों में कुछ दोष और सामने निकल के आए, जैसे समस्थानिक और संभारित के लिए कोई स्थान नहीं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व आए उनके लिए कोई स्थान नहीं, समस्थानिक और संभारित के लिए कोई स्थान नहीं, हाइड्रोजन जो था उसका कोई उचित स्थान नहीं, धातुओं और अधातुओं के लिए कोई स्थान नहीं। ये कुछ दोष जो इस आवर्त सारणी में प्रमुखता से आगे रखे गए। सबसे बड़े दोस्तों की बात की जाए तो वो सबसे बड़े दोस्त कुछ ऐसे रहे कि भाई जब ये आवर्त सारणी आई तो उसमें ये कहा गया कि हम लोग जो एलिमेंट्स रख रहे हैं ग्रुप वाइज, वो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स होंगे वो वाले जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में होगी सिमिलर। लेकिन दोस्त में ये बात भी सामने निकल के आई इस आवर्त सारणी में कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन उनको रखा गया अलग अलग। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी थे कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है लेकिन उनको रख दिया गया साथ में। तो ये कुछ दोष थे। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 दोष भी बताए, और आपने मेंडेल की जो आधुनिक आवर्त सारणी आई जिसे मोजले ने सन 1913 में प्रस्तुत किया, परमाणु क्रमांक को आधार माना। अभी तक आपने उसके बारे में पढ़ी बहुत सारी चीजें, क्या उपयोगिता है, क्या प्रमुख लक्षण है, कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, क्या दोष हैं। इसके बिहार पर अभी के लिए आज की क्लास, थैंक यू।
classes of Shivaji Group of Institution. Myself Pratiksha Bachchan and I am going to explain chapter reproduction. Students, अपने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, री एंड प्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है किसी चीज का दोबारा से निर्माण करना या फिर उसे बनाना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स लैंगिक जनन और एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक जनन। जिसमें से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 सेक्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, लैंगिक जनन में 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन केवल एक ही बॉडी में होता है। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप पढ़ रखे हैं, विखंडन, पुनर्जनन, कलिका निर्माण, ये सब क्या थे हम लोग के अलैंगिक जनन के मेथड। यानी जैसे पुनर्जनन, तो पुनर्जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी जीव का या किसी भी प्लांट का फिर से एक पुनर्जनन होता है। यानी अगर उसको हम लोग कट कर देते हैं किसी भी साइड से, तो क्या होता है, वो फिर से रीजनरेट पावर जो होता है उसके अंदर रीजनरेट होता है, उसके टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं। यानी फिर से एक, जैसे ये है तो इतने सारे प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोल रहे थे रीजनरेशन। एक था विखंडन, तो विखंडन में क्या हो रहा था कि कोई भी पेरेंट बॉडी टूट कर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही थी, जिसमें से विखंडन जो था वो 2 प्रकार का था, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में पैक्टल जीवधारी 1 से 2 भागों में बट रहा था और बहुविखंडन में पैक्टल जीवधारी 1 से बहुत सारे भागों में डिवाइड हो रहा था। तो ये था हम लोग का विखंडन। ऐसे ही था हम लोग का कलिका निर्माण, जो कि हाइड्रा में हो रहा था, यानी कली जो होती है, एक प्रकार की कली का निर्माण हो रहा था और वो क्या कर रही थी, सुटेबल कंडीशन आने पर यानी अनुकूल स्थितियां आने पर वहां से अलग हो जाती है, जिससे एक जीव से 2 जीव का निर्माण हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरली होता है यानी स्वतः होता है, लेकिन कृत्रिम का मतलब होता है जो मैन मेड होता है यानी मनुष्य के द्वारा होता है। सो कायिक जनन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में क्या होगा, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जैसे मैंने अभी बताया ये नेचुरली होता है और कृत्रिम आर्टिफिशियली होता है। सो प्राकृतिक जनन में क्या होगा कि पौधों में कायिक अंगों से कलिकाएं, कलिकाएं मीन्स बड क्या करेंगी, विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये किसमें होगा, प्राकृतिक कायिक जनन में। यानी कि क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, बड यानी कली का निर्माण हो रहा है और नए पौधे का वो निर्माण कर रही है। कौन, प्राकृतिक जनन में कलिकाएं। अतः पौधों में स्वतः होने वाले जन को प्राकृतिक जनन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये नेचुरली होता है, अपने आप से होता है। तो क्या होगा कि पौधों में कायिक अंग, ये समझने वाली बात है, कायिक अंग क्या होते हैं। कायिक अंग पौधे की जड़, तना, पत्ती, कली कुछ भी हो सकता है, यानी जिस भाग से एक नए भाग का निर्माण हो जाए वो होता है उसका कायिक अंग। इसीलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। कायिक का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो पौधे के कायिक अंगों से विकसित कलिकाएं, बड का फॉर्मेशन होगा और वो बड क्या करेगी, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट था कि किसके प्रकार से हो सकता है, कौन कौन। जैसे मैंने बोला ना कि कायिक अंग क्या होते हैं, तो पहला पार्ट है इसमें जड़ों द्वारा, बाय रूट्स। तो जड़ों द्वारा किसमें देखा गया, डहेलिया और शकरकंद पौधे में ये देखा गया कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करेंगी, फूड को कलेक्ट कर लेंगी और डिपॉजिट कर लेंगी, जिसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, उससे नया पौधा बन जाता है। मतलब क्या करेंगे, जड़ द्वारा हो रहा है यहाँ पर क्या, प्राकृतिक कायिक जनन, जो क्या करेगा, डहेलिया और शकरकंद में देखा गया है कि ये जड़ें जो होती हैं, किसकी, डहेलिया और शकरकंद की जड़ें जो होती हैं वो क्या करेंगी, भोजन को इकट्ठा कर लेंगी और फूल जाती हैं। कुछ समय के लिए ये क्या होती है, सुप्तावस्था, यानी कुछ समय के लिए अपनी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो बंद करके रेस्ट करने लगती हैं और उसके
उसके बाद जब समय अनुकूल होता है तो क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट था तने द्वारा। तना क्या हो गया, तना भी इसका कायिक अंग होता है। तो तने द्वारा कैसे होगा कि विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने, भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, तो भूमिगत तने कायिक जनन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करेंगे वो कि कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। भूमिगत तने क्या करेंगे, कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण करेंगे, जैसे अरबी, हल्दी, आलू और अदरक। इस प्रकार के जितने भी पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, भूमिगत तना, यानी ये जमीन के नीचे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ऊपर नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको कि इसमें भूमिगत तना पर, जैसे आपको कोई पूछता है कि अरबी क्या होता है तो क्या होगा, भूमिगत तना। आलू, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, भूमिगत तना। तो आपको दो चीजें पता चलती हैं यहाँ से कि तने के द्वारा कायिक जनन किसमें हो रहा है, अरबी, हल्दी, आलू और अदरक में, और ये है क्या, भूमिगत तने। नेक्स्ट था पत्तियों द्वारा, बाय लीव्स। पौधों की पत्तियां भोजन तैयार करके कलिकाएं बनकर क्या बना रहे हैं, फिर से बढ़कर फॉर्मेशन करेंगी और एक नया पौधा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे ब्रायोफिलम। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ब्रायोफिलम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यानी कैसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है, साइड्स में आउटग्रोथ होती है, लीव्स बनती हैं ऐसे, और जब कंडीशन इनके अनुकूल हो जाती है तो ये क्या होता है, ये जो लीव्स होती हैं ये अलग अलग होकर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करती। इन्हें क्या बोल रहे हैं, कलिकाएं। तो कैसे, पत्तियों द्वारा कैसे हो गया, ये क्या है, ब्रायोफिलम की लीव। इसमें क्या निकल रही है आउटग्रोथ की फॉर्म में, जिनको हम बड बोल रहे हैं वो भी क्या है, लीव्स है। जब टाइम इनके अनुकूल होता है तो क्या होंगी, अलग हो जाएंगी और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक कायिक जनन, किससे, पौधों के कायिक अंगों से। नेक्स्ट है हम लोग का कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होगा, जैसा मैंने बताया था कि मनुष्य द्वारा होता है, मैन मेड होता है। तो इस प्रकार का जनन मनुष्य द्वारा कराया जाता है और अच्छी किस्म। नेचुरली क्या हो रहा है, जैसा भी प्लांट मिल रहा है ठीक है, अच्छा है, खराब है, जैसा भी है, बट अगर ये हम लोग कराएंगे यानी कृत्रिम कायिक जनन, तो किस लिए कराएंगे, प्लांट की अच्छी नस्ल पाने के लिए, अच्छी किस्म पाने के लिए कृत्रिम कायिक जनन कराया जाएगा, यानी उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कलम लगाना। कलम लगाते हैं, गुड़हल की, गुलाब की, इन सब की कलम लगाते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो मेथड होगा वो कलम लगाना या फिर कटिंग। स्टेम को कट करके उसको लगाते हैं, किसमें किसमें, गुलाब में, गुड़हल में और अंगूर में। इन प्लांट में मोस्टली कटिंग जो होती है वो की जाती है। सेकेंड है दाब लगाना या फिर लेयरिंग। तो ये क्या होगा, बेला, चमेली, नाशपाती और नींबू, इन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा मेथड लगेगा, लेयरिंग। नेक्स्ट है गुटी बांधना। गुटी बांधना ये मेथड कहाँ होगा, अमरूद और संतरे में। इस टाइप के जो प्लांट होंगे उनमें कौन सा मेथड होगा, गुटी बांधना। नेक्स्ट मेथड जो है वो है रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से फर्स्ट है कशारोपण विद ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है पान रोपण विद ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग और शाखा रोपण इनार्की। तो ये हम लोग क्या है, कृत्रिम कायिक जनन के मेथड। प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होगा, पौधे के कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होंगी और नए पौधे का निर्माण करेंगी। कायिक अंग क्या थे, जड़, तना और पत्ती। कृत्रिम कायिक जनन क्या था, मनुष्य द्वारा हो रहा था, और क्या क्या मेथड थे, कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बांधना और रोपण करना। ये सब क्या है, जो कायिक जनन है उसके प्रकार है, प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक जनन। Good morning, students. We will continue our chapter, the homecoming, and I have already told you about general information related with Rabindranath Tagore. So we will continue story directly. In the story, as you know, Phatik Chakravarti, a teenager who is 14 years old. The story moves around the particular character, Phatik Chakravarti. He is a very naughty, mischievous boy, and he is leader, chief, सरगना मुखिया है of the group of his playmates. उसके जो संगी साथी हैं उस ग्रुप का वो मुखिया है, and he lives a very free and carefree life among the natural surrounding of his village.
गांव के स्वतंत्र स्वच्छंद वातावरण में बहुत मस्ती से वो अपनी लाइफ को जीता है। ही हैज़ नो पैशन फॉर एजुकेशन, शिक्षा से उसका कोई लगाव नहीं है, बस अपने उस टोली के साथ, अपने उस प्लेमेट्स ग्रुप के साथ में वो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करता है। तो स्टोरी उसके उसी फ्रीडम मूवमेंट से स्टार्ट होती है। गांव के किनारे वो अपने गांव में नदी के किनारे वो अपने ग्रुप के साथ में इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। ऑल ऑफ सडन न्यू मिस्टीरियसनेस स्ट्राइक इन हिज माइंड एंड ही orders his playmates to shift the log, to change the place of log that was lying nearby the bank of the river. They have to shift the log so that the owner of the log would come there, and he would be surprised, he would be angry, and they will serve the owner and they will enjoy. It will give a great fun to all of them. उनको बड़ा मजा आएगा जब वो ओनर आएगा और अचानक से सरप्राइज हो जाएगा, अरे भाई मेरा लट्ठा जो है वो कहाँ गया। द लॉग दैट वाज केप्ट देयर टू चेंज इन ए बोट में परिवर्तित करने के लिए वो लट्ठा वहाँ पे रखा गया था। एज द गेम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, माखन चक्रवर्ती, younger brother of Patil Chakravarti, came there, and Makhan has decided to spoil the fun of the game, so he went and sat like a young philosopher on the log. log के ऊपर छोटा दार्शनिक की तरह जाके बैठ जाता है, as he was imagining about the futility, about the worthlessness of the game. मतलब उसके अकॉर्डिंग जो ये गेम होने वाला था, फन वाला, लट्ठे को शिफ्ट करने वाला, दैट वाज यूजलेस, वो बिल्कुल बेकार था, उसमें कोई मजा नहीं था। एंड बेसिक थिंग वाज दैट ही हैड टू स्पॉइल द फन ऑफ द गेम, ये उसका टारगेट था। माखन Patil gave threat to Makhan, if he is not going to shift the place, he is not going to leave the place, he will be thrashed by him, he will be treated by him, उसके द्वारा कूटा जाएगा, मारा जाएगा अगर वो उस प्लेस को लीव नहीं करता। But it did not affect Makhan. He used to sit there just like a young philosopher. ऐसा लग रहा था जैसे ये थ्रीट, ये धमकी उसको दी नहीं गई है। Now अब माखन के लिए दैट वाज द पॉइंट ऑफ इशू, बड़ा उसके ऑनर का, उसकी डिग्निटी का सवाल था, क्योंकि वो उस कंपेनियन ग्रुप का, उस जो प्लेमेट्स के ग्रुप का वो लीडर था, और लीडर की जो उसकी लीडरशिप है वो इसी बात पे शो होती थी कि उसके थ्रीट है, जो उसके ऑर्डर हैं उसको कैरी आउट किया जाए, उसकी जो धमकी है उसको दिखाया जाए, अदरवाइज वो अपने ग्रुप में वो प्लेस जो है वो नहीं बनेगा। अब लेकिन माखन उसका यंगर ब्रदर था, उसे ये भी पता था कि जब वो घर जाएगा तो उसके कंप्लेन होंगे। सो ही चेंज्ड हिज आइडिया, ही चेंज्ड हिज माइंड, एंड अ न्यू आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड। व्हाट वाज दैट न्यू आइडिया? दैट न्यू आइडिया वाज डोंट मूव माखन, बट माखन टुगेदर विद लॉग शुड बी रोल डाउन। उस दोनों को एक साथ जो है वो रोल डाउन है। बच्चों के लिए ये और ज़्यादा फनी था, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, उसको मज़ा देने वाला था। दैट्स वाई they cried out 1, 2, 3 and finally the log was rolled down with माखन। अब क्या हुआ? माखन चूँकि लट्ठा लुढ़का था तो जाहिर सी बात ही माखन भी गिर गया था। सो व्हाट हैपेंड, आगे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड फर्दर? All the other boys shouted themselves hoarse with delight। जो दूसरे बच्चे थे, मतलब माखन गिरा तो वो चिल्लाया गुस्से में, और जो बाकी बच्चे थे वो फन अपना एंजॉय करने के लिए शॉटेड माने चिल्लाए, बड़े ही डिलाइटेड माने आनंद के साथ। बट फटीक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन चूंकि माखन गिर गया था तो फटीक थोड़ा सा अ लिटिल फ्राइटेंड माने फियर, डर गया था, भयभीत हो गया था। ही न्यू, क्यों डर गया था? वो जानता था व्हाट वाज कमिंग, कि अब क्या होने वाला है, घर जाने के बाद क्या कंडीशन होने वाली है। एंड श्योर एनफ, और काफ़ी कुछ तक वो निश्चित श्योर भी था, विश्वस्त भी था कि वो जो सोच रहा है ऐसा ही घर में कुछ होगा। माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, धरती माँ में लुढ़क, जहाँ पे वो गिर गया था, लुढ़क गया था, तो धरती माँ के पास गोद से वो उठा, ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द
फ्यूरीज, जैसे किसी का भाग्य जो है बिल्कुल आंख बंद कर ले, उसी तरीके से अंधा, मतलब उसको गुस्से में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड स्क्रीमिंग मतलब चीख रहा था, शॉटिंग लाइक द फ्यूरीज, फ्यूरीज यू नो चंडी, मतलब जैसे कोई चंडी का रूप कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्यूरियस हो जाए, ऐसे वो चीख रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था। ही रेस्ट एट फटीग, वो फटीग की तरफ भागा, एंड स्ट्रेस्ड हिज फेस, और उसने उसके चेहरे को स्ट्रेच माने नोच लिया। एंड बीट हिम, उसने फटीग को पीटा, किक्ड हिम, उसको किक्ड किया, लाते मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और इससे भी उसका दिल नहीं भरा, वो रोता हुआ घर की ओर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, नाटक का पहला अंक जो है वो ओवर था। मीन्स द एक्ट विच वॉज गोइंग टू परफॉर्म एट द बैंक ऑफ द रिवर, दैट वॉज ओवर। माखन का जो नोटी आइडिया था वो काम तो कर गया था, सॉरी फटीग का जो नोटी आइडिया था वो काम तो कर गया था, बट अब उसको चिंता थी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द हाउस, घर पे जाके क्या होना है। ठीक, माखन ने फटीग को पीट भी लिया था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पनिशमेंट, दैट्स व्हाई ही वेंट डायरेक्टली होम एंड ही complained against फटीग to his mother. फटीग wiped his face, लेकिन अब फटीग आगे के सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो रहा था। उसने अपने फेस को वाइप मैंने पूछा, sat down on the edge of sunken barge, जो sunken माने होता है that was sunk, जो डूबी, मतलब एक नाव थी जो नदी के किनारे थी, एज माने कगार, किनारा, जो नाव नदी के किनारे थी, एंड sunken माने डूबी, barge means small boat, बर्ज मीन्स स्मॉल बोट, जो छोटी नाव थी नदी के किनारे लगी हुई थी, वो आधी पानी में डूबी हुई थी, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। एंड बिगन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने मुंह पूछा, उस बोट पे जाकर के बैठ गया, और वो घास का एक तिनका, पीस ऑफ ग्रास, वो घास का एक तिनका जो है वो च्यू मैंने चबा रहा था, मतलब घास का तिनका चबाना, ही वॉज नॉट ईटिंग द ग्रास, बट दैट वॉज द सिंबल दैट ही वॉज वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत अपसेट था, दैट वॉज नॉट कूल एंड काम डाउन। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी नदी के किनारे एक नाव जो है वो लैंड होती, किनारे आके लगती है। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक मेच्योर पर्सन, मिडिल एज मैन मतलब 40-50 के बीच का आदमी जो है वो लैंड करता है, नदी के किनारे पे उतरता है, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, एंड डार्क मॉइस्चर, और उसकी जो मॉइस्चर हैं वो मूछें बड़ी घनी घनी है। स्टेप्ड ऑन द शोर, उसने तट पे अपना कदम रखा, मतलब नाव से उतरकर तट पर खड़ा हुआ, नदी के किनारे पर खड़ा हुआ। ही saw the boy sitting there doing nothing, उसने सबसे पहले उसकी नज़र फटीग पे गई जो वहाँ पर यानी बोट पर बैठा हुआ था, एंड ही वॉज डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड आज ही, उसने फटीग से पूछा, वो जो मिडिल एज मैन था, ही आज फटीग से पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव, कि चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फटीग वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटीग ने उसके क्वेश्चन को, उसकी बात को इग्नोर किया, और वो घास को चबाता जा रहा था। एंड स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अपरिचित उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने, मिडिल एज स्ट्रेंजर मैन ने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। फटीग वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर, और वो घास को चबाते हुए उसने एक इंडिकेशन दिया ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन जो उसने इंडिकेशन दिया वो क्लियर नहीं था, वो इंडिकेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इसलिए इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने पॉइंट किधर किया था, उसने इंडिकेशन इशारा किस तरफ किया था, वो इंडिकेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। दिस इज द रीजन दैट स्ट्रेंजर डिड नॉट कम टू नो दैट वेयर ही पॉइंटेड, वो कहाँ इशारा किया, वो घर ढूंढने कहाँ की तरफ जाए। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, दैट्स व्हाई स्ट्रेंजर रिपीटेड हिज क्वेश्चन। ही swung his legs to and fro on the side of the barge, लेकिन बार्ज मतलब नाव पर बैठे बैठे वो अपने पैरों को झुला रहा था, पैर हिला रहा था, और टू एंड फ्रो हियर एंड देयर, इधर उधर अपने पैर मूव कर रहा था। एंड सेड गो एंड फाइंड आउट, लेकिन उसने उसके क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर देने के बजाय उससे रूडली बिहेव किया और बोला जाओ जाके ढूंढ लो।
He continued to chew the grass as before. और जैसा पहले वो अपसेट मूड में बैठा था और घास को च्यू कर रहा था, चबा रहा था, उसी कंडीशन को वो कंटिन्यू करता रहा और उसी अपसेट और कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में बैठा था। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। जैसे ही वो स्ट्रेंजर से पूछकर वहाँ से चला गया, वैसे ही फटीक के घर का एक नौकर, एक सर्वेंट उसके घर, मतलब फटीक का नौकर घर से फटीक को बुलाने के लिए आया एंड टोल्ड फटीक, उसने फटीक को बताया हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसको बुला रही है। फटीक रिफ्यूज टू मूव, लेकिन फटीक ने हिलने से यानी जाने से रिफ्यूज में डिनाइड, इनकार कर दिया, मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज मास्टर ऑन दिस ओकेजन। He was servant of the home, but as he came there with the order of the owner of the house, owner of the home, that's why he was behaving like a master. वो वहाँ पे मास्टर की तरह, मालिक की तरह बिहेव कर रहा था, फटीक को ऑर्डर दे रहा था। He took फटीक up roughly, उसने बहुत शिष्टतापूर्वक रूडली फटीक को पकड़ा एंड कैरीड हिम, किकिंग, और उसको लाते मारते हुए खींचते हुए ले गया, स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। इम्पोर्टेंट रेज माने होता है क्रोध, गुस्सा, एंगर। इम्पोर्टेंट माने होता है लाचारी भरी, ठीक है, बेबसी, लाचार, हेल्पलेसनेस। तो चूंकि फटीक से वो ज़्यादा ताकतवर था सर्वेंट, वो उसको खींच रहा था, उसकी माँ के ऑर्डर से घर की तरफ ले जा रहा था खींच के, और फटीक जो है वो हेल्पलेस था, निसहाय था, इसलिए गुस्से में था लेकिन निसहाय था, इसलिए वो उस नौकर के साथ खींचता हुआ चला गया। When Fatick came into the house, अब as soon as Fatick reached home, जैसे ही वो घर पहुंचा, his mother saw him, उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी, यानी माँ ने उसकी तरफ देखा। She called out angrily. Makhan already told each and everything to his mother. That's why his mother was full of anger, and she was not ready. She was not ready to listen a single word. एक भी शब्द वो सुनने के लिए रेडी नहीं थी। किसके अगेंस्ट में? माखन के अगेंस्ट में फटीक का कोई भी स्टेटमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो बड़े गुस्से से चिल्लाई, सो यू हैव बीन बीटिंग माखन अगेन? अच्छा, तो तुमने माखन को फिर से दोबारा से पीटा ही, मतलब जैसा कि पहले भी वो गुस्से में उसको पीट देता था, तो अच्छा, यू हैव बीन बीटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को दोबारा से पीटा है। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, है ना, इंडिग्नेंटली, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से, एंग्री। फटीक ने भी गुस्से से जवाब दिया, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं पीटा। हु टोल्ड यू दैट, किसने आपको बताया कि मैंने माखन को पीटा है? हिज मदर शाउटेड, बट फटीक के एंगर से माँ फेमिलियर थी, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव बीटन फटीक, माखन, यू हैव बीटन माखन, तुमने माखन को पीटा है। फटीक सेड सडनली, अचानक से फटीक ने रिप्लाई किया, आई टेल यू आई हैवंट, मैंने आपसे कह दिया मैंने माखन को नहीं मारा है। यू आस्क माखन, चाहो तो माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन को पता था अगर उसने सच बताया कि उसने खुद ही फटीक को पीटा है, फटीक ने उसको नहीं पीटा, तो वो जो है वो दोषी घोषित हो जाएगा, तो बेहतर था, है ना। माखन थॉट इट बेस्ट, माखन ने ये सोचा यही सबसे अच्छी बात है, टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, जो उसने प्रीवियस मैंने बिफोर, अब पहले से ही जो स्टेटमेंट बोला है उसी पर वो स्टिक रहे, कायम रहे, चिपका रहे, मतलब कायम रहे, है ना, अदरवाइज उसकी पोल खुल जाएगी। ही सेड यस मदर, फटीक डिड हिट मी, उसने कहा हाँ माँ, फटीक ने मुझे पीटा है। फटीक पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक पहले भी पिट चुका था एक तो बेचारा, इसलिए उसका जो पेशेंस था, उसका जो धैर्य था, वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड टायर्ड, थक चुका था, उठ चुका था, यानी उसका जो धैर्य है वो टूट चुका था। ही कुड नॉट हियर द इनजस्टिस, ये वो अन्याय, ये जो इनजस्टिस था, अन्याय था, वो नहीं सह सका। ही रश्ड एट माखन, और वो माखन की तरफ तेजी से दौड़ा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लो, और उसने अपने ब्लोज माने मुट्ठी से उस पर हैमर्ड माने पीटना शुरू कर दिया, ठोकना यानी पीटना शुरू कर दिया। टेक दैट, और लो, गुस्से से चिल्ला रहा था, मारता जा रहा था मुट्ठी से, अपने मुक्के उसको पीट रहा था,
और कहता रहा झूठ बोलते हो तो और लो, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, अपने झूठ बोलने के लिए लो और मार खाओ। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, लेकिन माँ चूंकि माखन पिट रहा था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, सो शी फेवर्ड माखन, उसने माखन का फेवर किया, एंड पुल्ड फटीक अवे, और उसने फटीक को खींच के धक्के देकर अलग करने की कोशिश की। बीटिंग विद हर हैंड्स, माँ ने माखन को पीटते हुए फटीक को पीटते हुए माखन से अलग किया। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, जब फटीक ने अपने आप को माखन से अलग पाया, शी शाउटेड आउट, तो माँ तेजी से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, एक छोटे दुष्ट प्राणी, वुड यू हिट योर ओन मदर, उसने क्या किया था, फटीक ने माखन को पीटते समय जब मदर बीच में आई तो अपनी माँ को जो है असाइड कर दिया, थोड़ा अलग कर दिया था, तो उसको माँ को लगा कि ये मुझे भी हिट कर रहा है, तो इसलिए गुस्से से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, ये छोटे दुष्ट खलनायक प्राणी, वुड यू हिट योर ओन मदर, तुमने अपनी माँ पे हाथ उठाया, हिट किया, उसको चोट पहुंचाई। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, यही वो क्रिटिकल आलोचनात्मक क्षण था, क्रिटिकल मोमेंट था, क्राइसिस था। ही आस्क्ड, एट दैट टाइम जो वो गे हेयर बने सफ़ेद बालों वाला वो जो स्ट्रेंजर था, जिसने फटीक से उसके घर का पता पूछा था, चक्रवर्ती फैमिली का पता पूछा था, वो उस समय वहाँ पे फटीक के घर में एंट्री करता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और जिस समय उस स्ट्रेंजर ने फटीक के घर पे एंट्री की, एट दैट टाइम दैट ड्रामा वाज परफॉर्मिंग, उसकी वो माखन को पीट रहा था, उसकी मदर को अलग चिल्ला रही थी, मदर को अलग कर दिया था फटीक ने, और फटीक को मदर पीट रही थी। तो ये जिस समय ये सारी क्राइसिस क्रिटिकल मोमेंट चल रहा था, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द स्ट्रेंजर एंटर्ड द होम एंड ही आस्क्ड द व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि मामला क्या है। फटीक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फटीक जो है वो थोड़ा सा झेप गया, शीपिश माने होता है झेपू, है ना, थोड़ा सा शर्म उसको आ गई, झेप गया। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द स्ट्रेंजर वाज द पर्सन हु आस्क्ड द एड्रेस ऑफ चक्रवर्ती's फैमिली। अशेम्ड, वो थोड़ा लज्जित भी हो गया, क्योंकि अभी एक तो घर का माहौल ऐसा रख रही था, एंड सेकेंडरी ही वॉज द पर्सन दैट आस्क्ड द एड्रेस ऑफ चक्रवर्ती's फैमिली, एंड फटीक डिड नॉट बिहेव वेल विद द पर्सन, उसने उसके साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं किया था, रूडली बिहेव किया था, इस वजह से थोड़ा उसे और ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। बट व्हेन हिज मदर स्टेप बैक एंड लुक एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही उसकी माँ फटीक की मदर जो है वो टर्न बैक होती है और उसकी जो नज़र है उस स्ट्रेंजर पे पड़ती है, वो जैसे उस स्ट्रेंजर को देखती है, हिज एंगर वॉज चेंज इनटू सरप्राइज, उसका जो क्रोध था, उसका जो एंगर था, दैट हैज़ बीन टर्न इनटू सरप्राइज, वो अब आश्चर्य में बदल गया था। फॉर शी रिकॉग्नाइज हर ब्रदर, क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। मीन्स द स्ट्रेंजर हु अराइव्ड एट दैट टाइम, ही वॉज मैटरनल अंकल ऑफ फटीक एंड माखन, वो फटीक और माखन का मामा था, जिसे उसकी माँ ने अपने भाई के रूप में पहचान लिया था। एंड क्राइड, और वो खुशी से चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे दादा तुम कहाँ से आ गए। दादा, यू नो दिस इज वर्ड विच इज एड्रेस फॉर द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को दादा कहने का संबोधित करने का चलन है, बड़े भाई को दादा कह के पुकारा जाता है। दिस इज द रीजन दैट द मदर ऑफ फटीक चक्रवर्ती कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर दादा, अरे दादा तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। एज शी सेड दीज वर्ड शी बोव टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, ऐसे वर्ड्स को अटर करते हुए कहते अरे आप यहाँ अचानक से, मतलब अपना सरप्राइज शो करते हुए फटीक की मदर ने अपने एल्डर ब्रदर के पैर छुए, चरण स्पर्श किए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, अभी फटीक की मदर याद करती है कि उसका बड़ा भाई, यानी ये जो अभी स्ट्रेंजर आए थे बड़े भाई, ये उसकी मैरिज के तुरंत बाद बाहर कोलकाता चले गए थे सेटल होने के लिए।
and he had started business in Bombay. पहले वो कोलकाता में रहते थे और अपने बिजनेस के लिए वो मुंबई या उस समय उसको बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे जो है वो शिफ्ट कर गए थे। His sister had lost her husband. उसके बाद फटीक की मदर के साथ में, यानी उसकी स्ट्रेंजर की जो सिस्टर है फटीक की मदर के साथ में काफ़ी मिसहैपनिंग हुई, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके एल्डर ब्रदर को पता नहीं थी। एंड हैड एट वंस मेड विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता। लेकिन अभी फिर से विशंबर जो है वो मुंबई को छोड़ करके कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे। और जैसे ही कोलकाता आए थे, जैसे ही वो कोलकाता पहुँचे, उनको अपनी बहन के और उसके दुख के, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके मिसफॉर्चून के बारे में पता चलता है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए आ जाती हैं। सो विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता। विशंबर अब कोलकाता से वापस मुंबई से वापस कोलकाता आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। उन्होंने अपने बहन के बारे में पूछताछ की, लोगों से जाना। एंड ही हैड देन हैस्टेंड टू हिज सिस्टर। जैसे उन्हें वो सारी मिसफॉर्चून्स और कैलिटीज़ के बारे में पता चला, अपनी बहन के बारे में, उन्होंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया मिलने के लिए। एंड एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज, और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बहन कहाँ रह रही है, वो वहाँ मिलने के लिए आ गए। ओके स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक you have understood the story very well, and if you have any doubt you can clear by asking in your group. Till that, have a nice day.